गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन कक्षाएं आप ले रहे हैं, आप बधाई के पात्र हैं। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी अपठित बोध पार्ट 24 आपके लिए प्रस्तुत है। विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो एग्ज़ाम होती है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो एग्ज़ाम होती है उसमें अपठित बोध है वो 4 अंक गद्य भाग के, 4 अंक है वो गद्य भाग के और 4 अंक हैं वो पद भाग के। ठीक है ना। तो इस प्रकार से 8 अंक का मैटर आप पढ़ने जा रहे हैं। अपठित बोध है, इस पार्ट में आप 8 अंक का मैटर पढ़ने जा रहे हैं और ये 8 अंक हैं वो पेपर में से आपको प्राप्त करने हैं। इसके लिए आपको अलग से कोई स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप पेपर में जो है पठित आपका बोध दिया हुआ होता है उसमें से आप पूरे नंबर प्राप्त करें। कैसे प्राप्त करें ये तरीका अपन आज ज्ञात करेंगे कि हमारे अपठित बोध के नंबर हैं वो बिल्कुल भी कटने नहीं चाहिए। तो आप में ऐसी बौद्धिक क्षमता का विकास होना चाहिए जिसके कारण आप है वो अपठित का जो मैटर आता है उसमें पूरे नंबर आपको मिलने चाहिए। विद्यार्थियों, आप थोड़ी लापरवाही कर देते हैं। लापरवाही क्या करते हैं कि जो आपका पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उस सिलेबस में आप अपठित बोध का जो पाठ्यक्रम है, बिंदु है, उसको बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। आपके दिमाग में ये बात छाई रहती है कि अपठित बोध है वो 9वीं कक्षा से ही आता है और 9वीं में आते आते अब हम 12वीं में आ गए। इसका मतलब कि हमारे को अपठित बोध का अच्छा ज्ञान है, अनुभव है। इस कारण आप पाठ्यक्रम में जो दिया हुआ अपठित बोध है उसके बारे में गहनता से पढ़ाई नहीं करते हैं। विद्यार्थियों, जो कोई भी बिंदु दिया हुआ होता है उसको पढ़ना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है ताकि हम परीक्षा में है वो पूरे नंबर प्राप्त कर सके। तो मैं आपको बता रहा हूँ अपठित गद्यांश के संबंध में। अपठित गद्यांश, इसके संदर्भ में आप सुनेंगे कि अपठित गद्यांश को हम किस प्रकार से हल करें। सबसे पहले तो अपठित का अर्थ, विद्यार्थियों, अपठित का अर्थ होता है बिना पढ़ा हुआ, बिना पढ़ा हुआ। यह आपका जो अपठित गद्यांश आता है वो बिना पढ़ा हुआ होता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि ये कक्षा 12 की जो आपकी अनिवार्य हिंदी की पुस्तक है उस पुस्तक में से अपठित गद्यांश न हो करके अन्य कक्षाओं की समकक्ष कक्षा है वहाँ से ये अपठित गद्यांश लिया जाता है। तो ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अपठित गद्यांश है जो हमारे द्वारा पढ़ा हुआ पूर्व में नहीं होता है। यह बिना पढ़ा हुआ गद्यांश है वो 12वीं कक्षा के स्तर की अन्य कक्षा जो है उसकी हिंदी पुस्तक से लिया जाता है और 11वीं 12वीं की जो ऐच्छिक विषय के रूप में हिंदी साहित्य है उसमें से भी अपठित गद्यांश आता है। तो अब आपको करना क्या है, इस अपठित गद्यांश को आप इस प्रकार से हल करना सीखें ताकि आपको परीक्षा के दौरान कम से कम समय में इस गद्यांश को हल कर सके और साथ ही इसमें जो प्रश्न वगैरह दिए हुए हैं उनका आप उत्तर बड़ी सरलता से और आसानी से दे सके। तो इस संदर्भ में
अपठित साहित्य गद्यांश के अंतर्गत गद्य खंड को पढ़कर उससे संबंधित उत्तर देने होते हैं। अपठित गद्यांश को पढ़कर संबंधित अंश से उत्तर देने होते हैं। जो उत्तर देंगे वो गद्यांश लिखा हुआ होगा, उससे संबंध रखने वाले ही उत्तर उन प्रश्नों के होने चाहिए। अपनी तरफ से आंसर आप न देवें। ये प्रश्न उत्तर गद्यावतरण के शीर्षक विषय वस्तु के बोध। इसमें कैसे प्रश्न होते हैं? एक तो शीर्षक का, शीर्षक से क्या तात्पर्य है? तो शीर्षक से तात्पर्य यह है कि जो अपठित गद्यांश है उस गद्यांश का सार रूप क्या है। शीर्षक से तात्पर्य क्या है? शीर्षक का तात्पर्य है गद्यांश का सार रूप, गद्यांश का सार रूप। तो आप जो अपठित गद्यांश पढ़े उसका भाव ग्रहण करें तो उसका क्या कि भाई एक शब्द में या कम से कम शब्दों में उसका सार निकाल करके लिखेंगे तो वो गद्यांश का क्या हो जाएगा? शीर्षक हो जाएगा। विद्यार्थियों, जैसे आपने कहानियाँ पढ़ी है, हिंदी में कहानियाँ पढ़ी है, तो कहानियों के जो नाम रखे जाते हैं वो शीर्षक के आधार पर ही रखे जाते हैं। जैसे किसी कहानी का नाम है ईमानदार, कहानी का नाम क्या है? ईमानदार। तो विद्यार्थियों, आप जो पूरी कहानी पढ़ेंगे उस पूरी कहानी में ईमानदारी की चर्चा की जाएगी। तो कहानी का नाम रख दिया ईमानदार। ऐसे ही भाई जैसे प्रेमचंद की कहानी है, याद हो तो आपके बूढ़ी काकी, एक प्रेमचंद की कहानी है। किसके द्वारा रचित है? प्रेमचंद की कहानी है। अब विद्यार्थियों, इस कहानी का नाम बूढ़ी काकी क्यों रखा गया? अगर आपने ये कहानी पढ़ी हो या पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जितना भी घटनाक्रम हुआ है वो सारा का सारा घटनाक्रम है वो बूढ़ी काकी को लेकर हुआ है। वो असहाय हो जाती है और उसका भतीजा बुद्धि प्रकाश है, उसके द्वारा किया गया व्यवहार, बुद्धि प्रकाश की पत्नी के द्वारा किया गया व्यवहार, और एक उसकी संतान थी, एक उस बुद्धि प्रकाश की लड़की, तो वह मतलब वृद्धजनों से अत्यधिक प्रेम करती थी, तो उनका जिक्र किया गया। लेकिन हर घटना को बूढ़ी काकी से जोड़ा गया है, इस कारण प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम रख दिया बूढ़ी काकी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो अपठित गद्यांश है वो चाहे कितना छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसका जो शीर्षक निकालें आप तो वह कम से कम शब्दों में होना चाहिए और सार रूप उस गद्यांश का होता है, वही गद्यांश का शीर्षक होता है। तो ये बात थी अपठित गद्यांश के संदर्भ में। और सुने, इसमें विषय वस्तु के बोध एवं वार्षिक बिंदु को केंद्र में रखकर पूछे जाते हैं। जो अपठित गद्यांश आए उसमें कुछ कठिन शब्द, क्लिष्ट शब्द आपको दिखाई देंगे, तो वहाँ पर आप गद्यांश को पढ़ते समय रेखांकित कर ले, पेपर में ही उनके लाइन लगा ले, ताकि उन शब्दों का हम गद्यांश को पढ़ने के बाद में शब्दों का अर्थ जाने और उनका भाव जाने, तब आपके गद्यांश है वो समझ में धीरे धीरे आ जाएगा। इस हेतु विद्यार्थियों को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब आप लिखेंगे क्या? गद्यांश को हल करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए।
गद्यांश को हल करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। या किसी भी कॉन्सेप्ट को जब तक हम क्लियर नहीं कर पाते हैं तब तक उसके आंसर देने में कठिनता होती है। तो गद्यांश को हल करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो नंबर 1 लगा करके लिखो आप, नंबर 1 लगा करके लिखो, सर्वप्रथम गद्य खंड को, सर्वप्रथम गद्य खंड को कम से कम 2 या 3 बार, 2 या 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए, ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। और समझ न आने पर, समझ न आने पर घबराना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। और आत्मविश्वास के साथ पुनः, और आत्मविश्वास के साथ पुनः पढ़ना चाहिए, पुनः पढ़ना चाहिए। यह बात क्लियर हो गई कि गद्यांश को है वो 2 या 3 बार पढ़ना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए, समझ में न आए तो पुनः और पढ़ लेना चाहिए। लिखो नंबर 2, गद्यांश में कठिन शब्दों को, गद्यांश में कठिन शब्दों को अलग लिखकर उनका अर्थ समझना चाहिए, अलग लिखकर उनका अर्थ समझना चाहिए। कोई भी कठिन शब्द वगैरह आए तो उसको अलग लिख करके उसका अर्थ समझना चाहिए। नंबर 3 लिखो, गद्यांश को एकाग्रता से पढ़ने के बाद, गद्यांश को एकाग्रता से पढ़ने के बाद, एकाग्रता से पढ़ने के बाद मूल भाव को समझना चाहिए, मूल भाव को समझना चाहिए। नंबर 4, नंबर 3 में क्या बात हुई कि गद्यांश को एकाग्रता से पढ़कर, एकाग्रता का मतलब है मन को एक जगह स्थिर करके पढ़ना चाहिए और उसका भाव ग्रहण करना चाहिए। नंबर 4, गद्यांश के प्रश्नों को पढ़कर, गद्यांश के प्रश्नों को पढ़कर उनके उत्तर गद्यांश में ढूंढने चाहिए, उनके उत्तर गद्यांश में ढूंढने चाहिए।
ढूंढने चाहिए। और जहां उत्तर मिल रहा है, और जहां उत्तर मिल रहा है, उन शब्दों को रेखांकित करना, उन शब्दों को रेखांकित करना चाहिए, उन शब्दों को रेखांकित करना चाहिए। नंबर 5, प्रश्न के उत्तर लिखते समय, प्रश्नों के उत्तर लिखते समय, प्रश्नों के उत्तर लिखते समय सरल एवं मौखिक भाषा का, सरल एवं मौलिक भाषा का, सरल एवं मौलिक भाषा का ही प्रयोग करें, मौलिक भाषा का ही प्रयोग करें। गद्यांश की भाषा को, गद्यांश की भाषा को हूबहू न उतारे। अगला, हाँ आगे लिखो, गद्यखंड में प्रयुक्त उद्धरण चिन्ह, गद्यखंड में प्रयुक्त उद्धरण चिन्ह, गद्यखंड में प्रयुक्त उद्धरण चिन्ह, अंग्रेजी में इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं इसको, का प्रयोग अपने उत्तरों में नहीं करना चाहिए, का प्रयोग अपने उत्तरों में नहीं करना चाहिए। नंबर 7, गद्यांश का शीर्षक, गद्यांश का शीर्षक कम से कम शब्दों, गद्यांश का शीर्षक कम से कम शब्दों व संक्षेप में लिखना चाहिए। नंबर 8, गद्यांश में रेखांकित, गद्यांश में रेखांकित शब्दों के अर्थ, रेखांकित शब्दों के अर्थ अथवा उनकी व्याख्या, अथवा उनकी व्याख्या पूछी जाए तो, उनकी व्याख्या पूछी जाए तो प्रसंग के अनुसार ही, प्रसंग के अनुसार ही उनका अर्थ एवं, उनका अर्थ एवं व्याख्या करनी चाहिए, व्याख्या करनी चाहिए। अब मैं आपके सामने एक गद्यांश लिख रहा हूँ, आप हैं वो इसको समझेंगे। देश की सर्वांगीण उन्नति, देश की सर्वांगीण, देश की सर्वांगीण उन्नति
देश की सर्वांगीण उन्नति एवं विकास के लिए देशवासियों में स्वदेश प्रेम का होना, देशवासियों में स्वदेश प्रेम का होना परमावश्यक है। जिस देश के नागरिकों में देश हित एवं राष्ट्र कल्याण की भावना रहती है, वह देश उन्नतिशील होता है। उन्नतिशील होता है। देश प्रेम के पूत भाव से मंडित व्यक्ति देशवासियों की हित साधना में देशोद्धार में तथा राष्ट्रीय प्रगति में अपना जीवन तक न्यौछावर कर देते हैं। न्यौछावर तक कर देते हैं। हम अपने देश के इतिहास पर इतिहास पर दृष्टिपात करें तो ऐसे देशभक्तों की लंबी परंपरा मिलती है, जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण करके, जिन्होंने अपना
सर्वस्व समर्पण करके स्वदेश प्रेम का अद्भुत स्वदेश प्रेम का अद्भुत स्वदेश प्रेम का अद्भुत परिचय दिया है, परिचय दिया है। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, शिवाजी, शिवाजी, सरदार भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, तिलक गांधी, तिलक व गांधी। आदि सहस्त्र देशभक्तों के नाम, आदि सहस्त्र देशभक्तों के नाम, देशभक्तों के नाम इस दृष्टि से लिए जाते हैं, इस दृष्टि से लिए जाते हैं, लिए जाते हैं। हमें अपने देश के इतिहास से हमें अपने देश के इतिहास से देश प्रेम की एक गौरवपूर्ण परंपरा मिलती है, परंपरा मिलती है और इससे हम देश यथार्थ और इससे हम देश हितार्थ सर्वस्व न्योछावर करने की सर्वस्व न्योछावर करने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो ये एक अपठित गद्यांश का नमूना है आपके पास। तो आप इस गद्यांश को जब परीक्षा में इस प्रकार का आए तो इसको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से इसका भाव ग्रहण करना चाहिए, आपके दिमाग में कौन से शब्द हैं वो बार बार आने चाहिए। तो एक बार मैं इसको पुनः पढ़ रहा हूँ। देश की सर्वांगीण उन्नति एवं विकास के लिए देशवासियों में स्वदेश प्रेम का होना परमावश्यक है। तो ये लाइन है वो काफ़ी जोर दे रही है कि देश का सर्वांगीण विकास उन्नति करने के लिए देशवासियों में स्वदेश प्रेम का होना परमावश्यक है। ठीक है। जिस देश के नागरिकों में देश हित एवं राष्ट्र कल्याण की भावना रहती है, जिस देश के नागरिकों में देश हित, देश का हित करने की, राष्ट्र कल्याण, अपने देश का राष्ट्र का कल्याण हो, भला हो, भावना रहती है, वह देश उन्नतिशील होता है। तो राष्ट्र कल्याण की भावना, देश हित की भावना रखने पर राष्ट्र का क्या होता है? कल्याण होता है,
और उन्नतिशील वह देश बन जाता है। देश प्रेम के पूत भाव से मंडित व्यक्ति, है ना, देश प्रेम के पूत भाव से, पूत भाव का मतलब पवित्र भाव से मंडित व्यक्ति, मंडित उससे सना हुआ, देशवासियों की हित साधना में, देशो उद्धार में, देश का उद्धार करने में, हित करने में तथा राष्ट्रीय प्रगति में अपना जीवन तक न्यौछावर कर देते हैं। ठीक है, अपना जीवन भी राष्ट्र हित के लिए न्यौछावर कर देते हैं। हम अपने देश के इतिहास पर दृष्टिपात करें, अगर हम अपने देश के इतिहास की ओर देखेंगे, दृष्टि डालेंगे, तो ऐसे देशभक्तों, ऐसे बहुत सारे देशभक्त हुए हैं कि है ना, ऐसे देशभक्तों की लंबी परंपरा मिलती है ना, बहुत सारे देशभक्त हुए हैं, बहुत लंबी परंपरा मिलती है, जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण करके, सर्वस्व समर्पण का मतलब सब कुछ समर्पित करके, समर्पण का अर्थ होता है समर्पित करना, तो अपना सब कुछ समर्पित करके स्वदेश प्रेम का अद्भुत, स्वदेश प्रेम का अद्भुत परिचय दिया है, बहुत ही अनोखा परिचय दिया है। और अनोखा परिचय देने वालों में प्रमुख नाम मैं बता रहा हूँ आपको, महाराणा प्रताप, शिवाजी, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी आदि सहस्त्र देशभक्तों के नाम इस दृष्टि से लिए जाते हैं। सहस्त्र देशभक्तों, सहस्त्र का अर्थ है हजारों, देशभक्तों के नाम इस दृष्टि से लिए जाते हैं। हमें अपने देश के इतिहास से, हमारे को अपने देश के इतिहास से देश प्रेम की एक गौरवपूर्ण परंपरा मिलती है, गौरवशाली परंपरा मिलती है, और इससे हम देश हितार्थ सर्वस्व, मतलब वही बात है, सर्वस्व सब कुछ न्यौछावर करने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। अब आपने इस गद्यांश को पढ़ा, इसका भाव ग्रहण किया, तो सारे शब्दों से आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि जितनी भी बातें हुई है वो अपने देश प्रेम के लिए, देश हित के लिए और देश का कल्याण इसी के लिए हुई है। तो हम अब इस गद्यांश समझ में आ गया, क्योंकि हमने 2 बार पढ़ लिया, समझ में आ गया। और अगर 2 बार में भी समझ में नहीं आए तो विद्यार्थियों आप हैं वो जो भी आपको कठिन शब्द लगे ना, वहाँ पर आप अंडरलाइन कर लिया करो, ठीक है। जो कठिन शब्द लगे वहाँ पर अंडरलाइन कर लो और फिर उन शब्दों का अर्थ निकाल लो, उसके बाद में है वो आपके समझ में और आ जाएगा, क्योंकि शब्दों का अर्थ निकालने पर है वो समझ में अधिक आता है। तो 2 बार में काम नहीं चला तो तीसरी बार में आप अंडरलाइन कर ले। ये अंडरलाइन वाला काम तो फर्स्ट बार, आप प्रथम बार गद्यांश को पढ़े उस समय ही लगा दिए। लेकिन अंडरलाइन लगाते समय एक बात का ध्यान रखें, कुछ विद्यार्थी हैं वो जल्दबाजी में या उसको अपने आप को क्या कुछ समझ करके क्या करते हैं कि जैसे शब्द यहाँ है तो ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं, है ना। शब्द कटना नहीं चाहिए पेन से, क्योंकि अगर शब्द कट गया पेन से इसका मतलब वो फिर उसका अर्थ अपन है वो अशुद्ध अर्थ ग्रहण कर जाएंगे, क्योंकि पेपर होता है उस पेपर में मतलब बहुत छोटे शब्द दिए हुए होते हैं, तो अपना पेन कहीं का भी कहीं लग जाए, छोटी की बड़ी मात्रा हो जाए, या कोई वर्ण है वो व का ब बन जाए और मैं का न रह जाए तो दिक्कत होती है। तो ये अंडरलाइन खींचे तो बिल्कुल है ना इनसे नीचे खींचे, ठीक है। तो फर्स्ट बार प्रथम बार गद्यांश को पढ़े उस समय भी आप लाइन खींच सकते हैं और फिर उसका दूसरी बार रिवीजन कर ले।
2 बार रिवीजन करने के बाद में आपके गद्यांश मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगा। न आए तो अंडरलाइन आप पढ़ते समय जिन शब्दों के अंडरलाइन की है उन शब्दों का आप अर्थ जान लेंगे। और अर्थ जान लेने के बाद में भी यदि गद्यांश आपके समझ में नहीं आए तो फिर तीसरा ऑप्शन या चौथा ऑप्शन के रूप में आपके है कि गद्यांश के जो प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों को, सारे प्रश्नों को पढ़ लेना चाहिए। प्रश्न को पढ़ेंगे ना तब भी पता चल जाएगा। मान लो कि जैसे पहला प्रश्न तो पढ़ा आपने कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या है, तो नहीं मिला इसका उत्तर, अपने को नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, छोड़ दो। प्रश्न संख्या आप 2 पढ़ेंगे, प्रश्न संख्या गद्यांश की 2 पढ़ेंगे तो 2 में आपको बिल्कुल समझ में आएगा वो प्रश्न क्या जवाब चाहता है। ठीक है ना, प्रश्न क्या जवाब चाहता है तो अपने आप ही गद्यांश है वो बता देगा कि ये प्रश्न ये जवाब चाहता है। आपका दिमाग दौड़ेगा कि भाई ये गद्यांश इस प्रकार का है। ठीक है ना, कि भाई जैसे इसी में कहे कि भाई देश प्रेम की खातिर है ना, या देश प्रेम के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले देशभक्त कौन कौन हुए हैं, तो अपने आप ही पता चल जाएगा वह ये हुए हैं और किसके लिए, देश प्रेम के लिए हुए हैं, तो पता चल जाएगा। और प्रश्न संख्या फिर 2 में भी न समझ में आए, कुछ समझ में आएगा, न वाली बात नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी, कुछ समझ में आएगा दूसरे प्रश्न से। तीसरे प्रश्न से भी आपके पूरी तरह से गद्यांश है वो 75% गद्यांश है वो आपके समझ में आ जाएगा। और चौथा प्रश्न तक पहुंचते पहुंचते तो ये सब कुछ हो जाएगा। तो अगर कोई बात मान लो कि बोर्ड की परीक्षा में अटपटा गद्यांश आ जाए, और आएगा ही अटपटा भाई, बिना पढ़ा हुआ आएगा, लेकिन उसके जो कुछ शब्द होने, कुछ गद्यांश ऐसे होते हैं कि उनके शब्द ही बड़े सरल लगते हैं तो समझ में आ जाता है, और कुछ गद्यांश ऐसे होते हैं कि उसके शब्द ही इस प्रकार के अटपटे देता है कि दिमाग है ना वो उस समय काम ही नहीं करता है। तो उस समय की बात कर रहा हूँ कि गद्यांश में कठिन शब्द आ जाए, उस समय आप प्रश्नों की सहायता से गद्यांश को समझ लेंगे। तो अगर इस प्रकार से आप करेंगे ना तो आपका गद्यांश में से जो 4 अंक का मैटर होता है ना उसमें आपके बिल्कुल भी अंक नहीं कटेंगे। अब यह गद्यांश आपने देख लिया, पढ़ लिया, अब इसके प्रश्नों को मैं हल करा दूं, फिर उसके बाद में अपने आगे बढ़ते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके नंबर नहीं कटने चाहिए और किसी भी टॉपिक को आप हल्का न लें। यह नहीं कि भाई ये टॉपिक है वो तो परीक्षा के 10 दिन पहले पढ़ेंगे तो भी क्लियर हो जाएगा, ऐसा न करें। ऐसे मान के चले कि अपनी परीक्षा है वो अब ही होने वाली है, ऐसा मान के चलो। तो पहला प्रश्न तो करते हैं, अपठित गद्यांश का उचित शीर्षक। अपठित गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। ठीक है, हाँ। अब देखो आप गद्यांश में पढ़ाया उस समय एक शब्द आ रहा था स्वदेश प्रेम, स्वदेश प्रेम। तो अपठित गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो आप क्या उत्तर कैसे देंगे? गद्यांश का एक शब्द में न देकर कैसे दे देंगे? गद्यांश का स्वदेश प्रेम। गद्यांश का स्वदेश प्रेम शीर्षक है, शीर्षक है। प्रश्न संख्या 2 देखो, इसमें क्या बनता है। लेखक के अनुसार कौन सा देश उन्नतिशील होता है? लेखक के अनुसार कौन सा देश
कौन सा देश उन्नतिशील होता है? उन्नतिशील होता है तो कौन सा देश होता है? आपने अगर ध्यान से पढ़ा है उसमें आपने देखा होगा गद्यांश में उन्नतिशील होता है ना, जिस देश के नागरिकों में देश हित एवं राष्ट्र कल्याण की भावना रहती है। तो क्या होगा? जिस देश के नागरिकों में, जिस देश के नागरिकों, जिस देश के नागरिकों में देश हित व राष्ट्र कल्याण की भावना रहती है, वह देश उन्नतिशील होता है। वह देश उन्नतिशील होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है, वो एक व्याकरण से संबंधित प्रश्न आपके जरूर आता है, जिसमें समास, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि है ना, मुहावरा या लोकोक्ति, ऐसा प्रश्न बिल्कुल आपके समाहित है। आपके किससे संबंधित? उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, मुहावरे, लोकोक्ति, ऐसा प्रश्न व्याकरण का आपके इस गद्यांश में से बिल्कुल आता है। तो ये बातें हैं वो पूर्व की कक्षा की जो व्याकरण है उनसे संबंधित बातें हैं। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, मुहावरे, अरे इनकी तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, केवल इतना आपको आना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई पढ़ नहीं रहे हैं तो इनको भी छोड़ दे, ये तो हमेशा काम में आने वाली चीज़ है। इनके बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, मुहावरे, लोकोक्ति, है ना, ये मतलब सहायक सामग्री के रूप में इनकी भी आप क्या होनी चाहिए? जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपके इस गद्यांश का देखो, यहाँ मैं प्रश्न लिख रहा हूँ, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में क्या है? स्वदेश। स्वदेश शब्द में मूल शब्द व स्वदेश शब्द में मूल शब्द व उपसर्ग बताइए। व उपसर्ग बताइए। उपसर्ग बताइए। तो स्वदेश शब्द में मूल शब्द और क्या बताना है आपको? उपसर्ग बताना है। ये देखो स्वदेश है, ध्यान देना। स्वदेश शब्द में मूल शब्द व उपसर्ग बताइए। तो विद्यार्थियों आपको पता होगा कि उपसर्ग है वो शब्द से पूर्व में होते हैं। तो ये शब्द है इसके पूर्व में, तो ये क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। स्व उपसर्ग। मूल शब्द क्या बच गया? देश मूल शब्द। ठीक है, यह सामान्य जानकारी, जनरल जानकारी है ये तो, है ना। ये इससे संबंधित आपके जरूर बनाते हैं वे, और अधिकांशतः है वो उपसर्ग और प्रत्यय में से अधिक देते हैं। कोई कभी कभार है वो संधि और मुहावरे लोकोक्ति में से देते हैं। तो आपको थोड़ी इनकी भी जानकारी रखना जरूरी है, उपसर्ग और प्रत्यय की। ये 3 प्रश्न हल हो गए। कभी कभी तो क्या करता है कि एग्जाम वाला 3 प्रश्नों में 4 अंकों को बांट देता है।
कैसे बांटता है कि 2 प्रश्न है उनको तो 1.5 + 1.5 बनाता है और 1 को 1। कभी क्या करता है, ठीक है, इनको ये वाला 1 नंबर का बना दिया और ये वाले 1.5 के हो ही गए। कभी अपने तरीके से 1 प्रश्न और बढ़ा देता है तो 4 अंक के 4 प्रश्न कर देता है। यह उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। और अधिकांश तक मेरे हिसाब से है पैटर्न या बोर्ड का मैंने अब तक का देखा, उसमें 1.5 1 + 1.5 + 1.5, ठीक है, ऐसा पैटर्न रहा है। मतलब 3 प्रश्न आते हैं और कभी 4 प्रश्न आते हैं। तो मेरे द्वारा जो ध्यान से आपको समझाया गया है वो शायद मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक आपके समझ में आया होगा। अगर मैंने जो जितना बोला उसके अनुसार आप ज़्यादा भी नहीं तो परीक्षा के समय है वो आप 5-7 है ना आपके अपठित ध्यान से उनकी प्रैक्टिस कर ले। आपके मॉडल पेपर्स दिए हुए होते हैं, उनमें से देख लें, उनका अपने हिसाब से हल करें। हल करने के बाद में उसका उत्तर का मिलान कर ले तो आपको पता चल जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप में कि मैं अपठित गद्यांश को हल करने में सक्षम हूँ। और बाकी बोर्ड में जो आता है ना वो बिल्कुल ईजी ही रहता है, ठीक है। और अब पद्यांश की एक क्लास और बनाएंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक्स यू।